नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश में बहुत जल्द 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले कल गुजरात में नगर निगम के नतीजे आए। गुजरात के जनादेश से क्या सियासी संदेश निकला, इस पर आज खास तौर पर बात होगी। गुजरात में बीजेपी का परचम लगातार बरकरार है, लहरा रहा है, लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। गुजरात में सूरत, जहां से हार्दिक पटेल आते हैं, जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के गुजरात स्टेट के, वहां तो कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। आम आदमी पार्टी ने अपने पहले ही चुनाव में कांग्रेस की ताकत में जबरदस्त सेंध लगाई है। कैसे, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही अब हैदराबाद के भाईजान की गुजरात में एंट्री हो गई। गुजरात में मामूली जीत से कैसे गदगद हैं भाईजान, उन्होंने गुजरात से बंगाल के दंगल का ऐलान कर दिया है। आपको ओवैसी की बात भी सुनाएंगे। साथ ही राहुल गांधी ने कल एक ऐसी बात कह दी जिससे बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया। हर खबर आपके सामने होगी, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं बहुत अहम खबर के साथ। बड़ी खबर गुजरात निकाय चुनावों के नतीजों से जुड़ी। निकाय चुनाव में एंट्री से असदुद्दीन ओवैसी गदगद हैं। ओवैसी ने एंट्री के साथ ही बंगाल के दंगल के लिए भी ताल ठोक दी है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अब नूरा कुश्ती नहीं होगा, दंगल होगा, मुकाबला होगा। ओवैसी गुजरात के गोधरा में बोल रहे थे, लेकिन मैसेज पश्चिम बंगाल के लिए था। तो मुस्लिम इलाकों को नजरअंदाज किया गया तो दंगल होगा। गुजरात में एंट्री के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी का कॉन्फिडेंस गजब का नजर आ रहा है। बोल रहे हैं गुजरात में, गोधरा में, लेकिन मैसेज और संदेश देने की कोशिश की जा रही है बंगाल के लिए, और कहा जा रहा है कि अब नूरा कुश्ती नहीं होगी, दंगल छिड़ेगा। लोग ये समझेंगे कि पहले की तरह हमारे मुस्लिम अक़लियत इलाकों को नजरअंदाज किया जाएगा, तो मैं बड़ी आजिज़ी के साथ उन तमाम ओहदेदारों से अपील करूंगा कि आपने कांग्रेस पार्टी से मिलकर या फिर किसी आजाद उम्मीदवारों से मिलकर आपने नूरा कुश्ती खेली होगी। अब नूरा कुश्ती नहीं चलेगी, दंगल होगा, हम मुकाबला करेंगे। और हमारे साथ देखिए तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। सबसे पहले अब उनसे आपका तारुफ करा दें। गुरु प्रकाश पासवान हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं गुजरात स्टेट के। इसके अलावा खालिद अब्दुल्ला साहब, जो कि टीएमसी का पक्ष रखेंगे डिबेट में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरु प्रकाश पासवान, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, निश्चित तौर पर इतने सालों की सरकार होने के बावजूद भी निकाय चुनाव में जो शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा, जिस तरह से आप लोगों ने परचम लहराया, वो काबिले तारीफ है। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी के हौसले बहुत बुलंद नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का मैं बाद में जिक्र करूंगा। ओवैसी कह रहे हैं अब नूरा कुश्ती नहीं होगी, दंगल छिड़ेगा बंगाल में। नहीं समीर भाई, बहुत ही स्वाभाविक है और लोकतंत्र में सबके पास समान अधिकार है। हमारा संविधान सबको समान अधिकार देता है। लेकिन जो कल गुजरात हमारी जीत हुई है और इतनी बड़ी जीत हुई है, इसके कुछ मायने हैं जो मैं आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। अब कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती है, जो आज तक होता आया था कि भाई कुछ समाज है उसको हम बंधुआ मान के चलते थे कि भाई ये समाज कहां जाएगा, ये लोग कहां जाएंगे, ये जातियां कहां जाएंगी। तुष्टीकरण की राजनीति पिछले 6 वर्षों में हम लोगों ने देखा है, और विपक्ष के मेरे मित्र भी इससे सहमत होंगे कि किस प्रकार पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, आप परफॉर्म करेंगे तो फिर आप सरवाइव करेंगे, आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप सरवाइव नहीं करेंगे। इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी लाभार्थी योजनाएं, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण। आज हम लोग पीएम किसान सम्मान निधि के 2 वर्ष आने वाले हैं। लगभग 11 करोड़ किसान भाई 6,000 रुपए मासिक आय से लाभान्वित हुए हैं। तो इन सब नीतिगत मुद्दों की वजह से आप परफॉर्म नहीं करेंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता की शिकायतें नहीं सुनेंगे, जनता से लगातार इंटरेक्ट नहीं करते रहेंगे, तब आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। आज तक जो राजनीति देखते आए थे कि भाई इस धर्म को साध लो, इस जाति को साध लो, इस समूह को साध लो, इस भाषाई समूह को साध लो, तो ये उचित नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो राजनीति है, जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, हम उस नारे पे चलने वाले लोग हैं। और हम लोगों ने देखा है, जनता का आशीर्वाद हमको मिला है पिछले पूरे पैंडेमिक। लेकिन धर्म के आधार पर राजनीति का दौर कहां थमा है गुरु प्रकाश?
ये हम कैसे मान सकते हैं? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन डॉक्टर हिमांशु पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पटेल, कांग्रेस के लिए मैसेज जो देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, वो सीधा मैसेज यही है कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का दौर हो गया खत्म। देखिए क्या हालत हो गई सूरत में, सूरत की सूरत बदल गई, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। और ये वो जगह है जहां से आपके वर्किंग प्रेसिडेंट आते हैं, हार्दिक पटेल। सूरत एक एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट? सूरत में हम जिम्मेदार है। हम उसको आने वाले 2-3 दिन में ही हम बता देंगे कि हमारी क्या गलती हुई है। और दूसरी बात, ये सब आम आदमी, ओवैसी जो भी है, कांग्रेस डेमोक्रेसी में मानती है और हम हार जीत से घबराते नहीं है। 25 साल से गुजरात में भाजपा का शासन है। हर चुनाव में अलग अलग बात लेके आते हैं और कहीं पे लोग भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत जिम्मेदारी पूर्वक बताता हूं कि ये जो चुनाव के जो भी रिजल्ट है उसका हम बहुत अभ्यास करेंगे, देख लेंगे। पटेल साहब, मामला सिर्फ सूरत तक थोड़ी सीमित है। गुजरात की जो सूरत है उसमें कांग्रेस अब कहां है? इस सवाल पर अब आप लोगों को मंथन करना पड़ेगा। जामनगर हो, राजकोट हो, वडोदरा हो, सूरत हो, अहमदाबाद हो, हर नगर निगम में बीजेपी को बहुमत मिला है फिर से। अरे हमको भी मिलता था, भाजपा को नहीं मिलता था। कहां भाजपा खत्म हो गई? गुजर गया ना वो जमाना। क्यों? इस पर सोचेंगे। हार जीत तो चालू रहे। नहीं, हार जीत चालू नहीं है ना, वो जमाना ही गुजर गया। ऐसा क्यों लग रहा है? अरे हमारी 80 सीट गुजरात विधानसभा में, हम 2-5 सीटों की वजह से सरकार नहीं बनाई लास्ट टाइम। नहीं तो गुजरात की जनता ने हमको 2 साल पहले हमको वोट तो ज्यादा दिए है गुजरात में, कहीं हमारी सीट कम आ गई। तो डेमोक्रेसी में हार जीत से कोई घबराने की बात नहीं है। भाजपा की 2 सीट थी पूरे देश में 25-30 साल पहले, तो भी वो लोग नहीं घबराए थे। नहीं तो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स हो रही है क्या कांग्रेस की? खास तौर पर गुजरात में पार्ट टाइम पॉलिटिक्स हो रही है क्या? अरे जब भी आपका वक्त खराब चलता है तब हर एक सिक्के लगा देते हैं। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हो, काम नहीं करते हो, लोगों को साथ नहीं रखते। वो जब भी हारने वाले की बारी आती है, यही पुराने डायलॉग है। हम तो आजादी से पहली बार हम मोदी साहब के सामने नहीं हारे। हम बीपी सिंह के सामने भी हारे थे, मोरारजी देसाई के सामने भी हारे थे, वाजपेयी जी के सामने भी हारे थे। और हमने डेमोक्रेसी में 70 साल में हमने कहीं भी सन्मुख किया कि हम। चलिए ठीक है, पटेल साहब बने रहे हमारे साथ। लेकिन खालिद अब्दुल्ला साहब का मुझे रुख करना पड़ेगा जो कि टीएमसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल्ला साहब, जिस तरह से एआईएमआईएम ने एंट्री की है गुजरात के निकाय चुनावों के जरिए, उनके हौसले बहुत बुलंद नजर आ रहे हैं। वो अब सीधे सीधे बंगाल के लिए मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। और बंगाल में ओवैसी फैक्टर आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत है ये हम सब जानते हैं। चुनौती बड़ी है क्या? देखिए समीर भाई, ऐसा है कि चुनाव जब आता है तो ये लोग एक परिजाय पाखी होता है ना हम लोगों का, उड़ते हुए चले आते हैं। 4.5 साल तक इन लोगों को नजर नहीं आता है कि बंगाल में लोगों के काम करने के लिए हम लोग आए। आम्फान के समय में ये लोग सो रहे थे। जितना कोई दुर्घटना होता है तो 4.5 साल के बाद इनको याद आ जाता है। 4.5 साल भी नहीं, 4 साल 8 महीना के बाद इनको याद आ जाता है। और रही बात इनकी अवैसी और अवैसी के टीम की, तो साक्षी महाराज ने तो कह ही दिया था कि भगवान इनकी सेहत याब करे, भगवान इनको अच्छा रखे। तो इनका कहीं ना कहीं उनके सर पे इनका हाथ तो है, तभी तो ये जाते हैं और बीजेपी की काम को आसान करके वो चले आते हैं। अब वो महाराष्ट्र बोलिए, वो बिहार बोलिए, कहीं कहीं उत्तर प्रदेश बोलिए, अब बंगाल की सरजमी पे आने चाह रहे थे। मैं एक बात कहना चाहूंगा समीर भाई कि आपने कहा कि गुजरात के इलेक्शन से ये पूरे बंगाल का भी इसमें दंगल बजेगा, फिर बंगाल इससे घबराएगी। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप अभी 1 सप्ताह पहले की बात को भूल गए क्या? अगर यही बात रही कि गुजरात के इलेक्शन से बंगाल का इफेक्ट पड़ जाएगा, तो पंजाब का इलेक्शन जो पड़ा, सुपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का, उसका इफेक्ट क्या नहीं पड़ेगा? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। उसको ये सोचना होगा कि आप अगर पंजाब के इलेक्शन से सुपड़ा साफ करवा के आप बंगाल में आओगे, ऐसा नहीं होगा। बंगाल की मिट्टी बहुत मजबूत और सख्त है। ठीक है, आपके पास याद दिलाने के लिए पंजाब है, उनके पास गुजरात है। तो अब आगे बढ़ते हैं जरा। और गुजरात नहीं है। ठीक है, मैं आता हूं अब्दुल्ला साहब। गुजरात के नतीजों से अरविंद केजरीवाल का जोश बहुत हाई है। अरे सुनिए तो, सुनिए मजबूत मिट्टी है।
गुजरात के जो नतीजे आए निकाय चुनावों के, उससे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जोश हाई नजर आ रहा है। 26 फरवरी को गुजरात जाएंगे अरविंद केजरीवाल। सूरत में बाकायदा अरविंद केजरीवाल का रोड शो प्लान किया गया है। सूरत नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें हासिल की हैं। यानी अगर यह कहा जाए कि आम आदमी पार्टी सूरत में कांग्रेस को खा गई तो यह गलत नहीं होगा। 27 सीटें हासिल की हैं सूरत नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने, और कांग्रेस को मिली हैं 0 सीटें। खाता तक नहीं खुला। कांग्रेस पार्टी को हरा के एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी को प्रमुख विपक्षी दल के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा एक एक उम्मीदवार अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाएगा। गुजरात ने एक नई राजनीति की शुरुआत की है, ईमानदार राजनीति, काम की राजनीति, अच्छे स्कूलों की राजनीति, अच्छे अस्पतालों की राजनीति, सस्ती और 24 घंटे बिजली की राजनीति। गुजरात के लोगों के साथ मिलके हम गुजरात को सब मिलके संवारेंगे। मैं 26 तारीख को सूरत आ रहा हूं आप लोगों से मिलने के लिए, व्यक्तिगत रूप से आपका धन्यवाद करने के लिए। तो सूरत में मिलते हैं। गुजरातना लोगों ने हमारो दिल थी खूब खूब आभार। डॉक्टर हिमांशु पटेल सुन रहे हैं ना आप अरविंद केजरीवाल को? हौसले उनके कितने बुलंद नजर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन का जो स्पेस खाली है गुजरात में, अब उसको आम आदमी पार्टी भरेगी। बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, और तो सूरत भी पहुंच रहे हैं केजरीवाल। अरे डेमोक्रेसी है, आम आदमी आए, एनसीपी आए, तुलमुल कांग्रेस आए, समाजवादी आए, हम गुजरात के अंदर वेलकम करते हैं। ऐसे जो भी अच्छा काम करेगा। जैसे दिल्ली में वेलकम किया था आपने। सॉरी, जैसे दिल्ली में वेलकम किया था आम आदमी पार्टी का। हमने नहीं किया था। दिल्ली में तो भाजपा फंस गई। हाँ। शीला दीक्षित के खिलाफ निर्भया की जो घटना बनी, वो जैसे शीला दीक्षित ने करवाई हो, और भाजपा ने पीछे से दरवाजे से केजरीवाल को सपोर्ट किया, और दिल्ली में केजरीवाल बैठ गए। आज भाजपा उनको नहीं हटा सकती है, वो भाजपा का प्रॉब्लम। हम लड़ेंगे गुजरात। गुरु प्रकाश पासवान, ये डर है क्या, ये खतरा है क्या? दिल्ली में भाजपा के सामने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने वाली आम आदमी पार्टी कहीं गुजरात में खेल ना बिगाड़ दे, आगे के लिए, भविष्य के लिए ये खतरा है क्या? नहीं, हम समीर भाई कोई भी जिम्मेदारी। जी एक मिनट पटेल साहब, गुरु प्रकाश से सवाल था, उनको बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए। तो हम गुरु प्रकाश, हम अच्छी तरह से काम करेंगे। जो भी गलतियां हुई है उसको हम सुधारने का। जी बोलिए। समीर भाई, ऐसा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, हम सबके आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, हम विजयी हुए हैं, हमें विनम्रता है, पराजय में तो आत्ममंथन होना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस के मित्रों से कि थोड़ा आत्ममंथन करिए। आपके यहाँ G23 बन गया है, आपके यहाँ लीडरशिप क्राइसिस चल रही है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई आंदोलन चल रहा होता है, वहां जाकर के आप राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा फोकस करिए, थोड़ा जमीन पे आइए, थोड़ा लोगों से मिलिए, जन आकांक्षाओं का सामना करिए आप लोग। हम बिहार में बैठे हैं, बिहार में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति हम जानते हैं। बिहार में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, 5.5 दशक तक सत्ता में रही है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं है। इसीलिए आप लोग भारत की बहुत बड़ी पार्टी हैं, और एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि एक मजबूत विपक्ष, एक सक्रिय विपक्ष रहे। इसलिए दूसरे आंदोलन में जाकर के उनके कंधों पर बंदूक चलाना, कभी किसान के कंधे पे बंदूक चलाना, कभी युवाओं के कंधे पर रखकर के बंदूक चलाना, ये उचित नहीं है। आप लोग ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नाम से जाने जाते हैं। नहीं, चलिए छोड़िए कांग्रेस का तो जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन बीजेपी की बात कीजिए ना गुरु प्रकाश जी। आप अब दो नई पार्टियों को मौका मिला है। गुजरात के निकाय चुनाव के रिजल्ट्स ये बता रहे हैं कि एक आम आदमी पार्टी और AIMIM, ये क्या आने वाले वक्त में चुनौती बनने जा रही है आप लोगों के लिए? कहीं ना कहीं कोई कुछ कमी तो रह गई होगी कि इनका खाता खुला है। अरे मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। अरे भाई पटेल साहब, एक मिनट, क्या करना चाहिए? अरे आपसे सवाल पूछूंगा तो जवाब दीजिएगा। मिलने जाएगी गुरु प्रकाश जी। अरे आप गुरु प्रकाश जी को क्यों बचा रहे हैं? बोलिए गुरु जी। समीर भाई देखिए, ये जो राजनीतिक कल जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसके राजनीतिक मायने क्या है वो तो पॉलिटिकल एनालिस्ट तय करेंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का कोटि कोटि आभार है। देखिए 570 में से 441 सीटें जीतना ये सरल नहीं है,
ये 2/3 बहुमत से भी अधिक है। और जिस प्रकार हम लोगों ने देखा है कि दक्षिण भारत में पुदुचेरी में भी जो कांग्रेस की आखिरी सरकार थी वो भी नहीं बचा पाए ये लोग, वो भी वहां के विधायक इनको छोड़ करके चले गए। तो नेतृत्व की जो कमी है ये लोगों को खल रही है। अभी उत्तर दक्षिण का डिबेट आ जाता है कि भाई उत्तर भारत की राजनीति सतही होती है, दक्षिण भारत की राजनीति अच्छी होती है, तो ये उचित नहीं है। इस प्रकार की हल्की बयान उस पर भी आएंगे गुरु प्रकाश जी, हम आगे उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच गुजरात का हम जिक्र कर रहे हैं और गुजरात से ही जुड़ी हुई एक अहम खबर हमारे पास आ रही है। गुजरात निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने लगा दिया है बड़ा आरोप। कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। ये देखिए, गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने ये आरोप लगाया है, राजकोट में ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। तो हार के बाद हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती एक बार फिर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। राजकोट में कहा जा रहा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो गई, इसलिए नतीजे कांग्रेस पार्टी की उम्मीद के विपरीत आ गए। और इस बीच एक अहम खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर आज हो सकता है बड़ा ऐलान। सुबह 11 बजे होगी चुनाव आयोग की बैठक। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर यह अहम बैठक की जा रही है। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर आज कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। और हमारे संवाददाता पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, हर कोई इंतजार कर रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कब होंगे, इसका ऐलान करे चुनाव आयोग। और ऐसे में ये अहम बैठक, एजेंडा क्या है, क्या हो सकता है, बताएं जरा। जी समीर, आज चुनाव आयोग ये बैठक कर रहा है क्योंकि असम में, पुडुचेरी में, तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल समेत कुल 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं और अप्रैल मई में ये चुनाव कराए जाने हैं। इसी के मद्देनज़र ये बैठक है जिसमें ख़ास तौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर जो 6400 पोलिंग बूथ हैं जो बहुत ही संवेदनशील हैं उन पर चर्चा होगी। वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट होगा सिक्योरिटी फोर्सेस का, उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो तारीखें होंगी वो क्या रखी जाएं, उस पर चर्चा होगी। और कितने चरण में चुनाव कराए जाएं, इस पर चर्चा होगी। इसके बाद कल और परसों 2 दिन के लिए सुदीप जैन जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं वो जा रहे हैं पश्चिम बंगाल का दौरा करने। और उनके आने के बाद ये संभव है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तारीखों की घोषणा कर दे 5 राज्यों में चुनाव की। और आज जो बैठक है वो सबसे अहम बात उसमें यही है कि सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट कैसे किया जाए, तारीखें क्या रहेंगी, कितने चरणों में चुनाव होगा, ये सारी चीज़ों पर आज बैठक होगी। करीब 2 घंटे बैठक चलेगी जो 11 बजे से शुरू होगी। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका नेतृत्व करेंगे और दोनों इलेक्शन कमिश्नर भी वहां मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अधिकारी रहेंगे। बहुत शुक्रिया पीयूष पांडे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बैठक पर जाहिर है हमारी खास नजर रहेगी। सुबह 11 बजे ये मीटिंग शुरू होगी और पल पल की अपडेट से आपको आगे भी पीयूष पांडे वाकिफ कराते रहेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।